ऑफ द डे की जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि कड़ी मेहनत करो। मेरी आप सभी लोगों से यही विनती है, यही मेरा आपको निर्देश समझ लीजिए, विनती समझ लीजिए या मेरी सलाह समझ लीजिए कि आप कड़ी मेहनत करें। यही वो चीज है जो आपको अपनी जिंदगी में हमेशा सफलता दिलाएगी, क्योंकि कड़ी मेहनत का दुनिया में दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। आप जितना कड़ी मेहनत कर सकते हो उतना कड़ी मेहनत कीजिए, जितना संघर्ष कर सकते हो उतना संघर्ष कीजिए, क्योंकि यही संघर्ष आपको एक दिन कुंदन में बदल देगा। अदरवाइज आप कचरा हो जाएंगे बिना संघर्ष किए। कुंदन मतलब सोना होता है, तो अगर आप सोना बनना चाहते हैं तो आपको तो भट्टी में जलना पड़ेगा। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्योंकि रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये दिया जाएगा लुईस ग्लुक को, ये अमेरिका की है। दूसरा प्रश्न, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को। तीसरा प्रश्न, किस देश में बिशार खजावने को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? और ये जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चौथा प्रश्न है कि आरबीआई ने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? और ये है राजेश्वर राव। वहीं पांचवा प्रश्न है कि किस बैंक ने भारत में 74 करोड़ 10 लाख डॉलर लागत वाली बुनियादी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? और ये मंजूरी दी है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। वहीं छठवां प्रश्न है कि विश्व बैंक भारत की जीडीपी की दर में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इसने 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। और सातवां प्रश्न है कि भारतीय कपास के किस नाम से पहले ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया गया है? और इसका नाम है कस्तूरी कपास। और आठवां प्रश्न है कि फोर्ब्स की सूची में कौन दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं? तो 13वीं साल लगातार ये मुकेश अंबानी बने हैं। नवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? और इनका नाम था रामविलास पासवान। और 10वां प्रश्न है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये जे वेंकटरमू बनाए गए हैं। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न ये भी नोबेल पुरस्कार से ही संबंधित है कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? और ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखिएगा, ये खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको हम FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, ये वो नहीं है। हालांकि दोनों में काफी सिमिलरिटीज है। ये अलग है और ये अलग है। विश्व खाद्य कार्यक्रम अलग है। संभवतः बहुत से लोग इस कार्यक्रम का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूं। इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो नॉर्वे की नोबेल समिति ने 2020 के जो नोबेल शांति पुरस्कार है उसका ऐलान कर दिया। अब यहाँ भी एक विशेष बात याद रखिएगा कि बाकी जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। एक शांति का ही नोबेल पुरस्कार होता है जो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। तो इसने ऐलान कर दिया है और इस बार विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और ये पुरस्कार इस संस्था को भुखमरी का मुकाबला करने के लिए और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्था ने जो काम किया है उसी के लिए इसको पुरस्कार दिया जा रहा है। अब ये विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर पहले नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। अब केवल अर्थशास्त्र का ही पुरस्कार है जिसकी घोषणा होना बाकी है, बाकी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। और स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगर अब मैं आप बात करूं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, विश्व खाद्य कार्यक्रम की, तो इसका मुख्यालय रोम में है जो कि इटली की राजधानी है। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। एक्चुअल में अगर आपने नाम सुना हो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा और यूएन जनरल असेंबली जो है, यूएन जनरल असेंबली, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना की है। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों के द्वारा, क्योंकि FAO इसका जो मुख्यालय है वो भी रोम में ही है। और जबकि जो ये WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसका मुख्यालय भी रोम में है। तो ये दोनों पेरेंट है यूएन जनरल असेंबली और FAO किसके? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। आगे बढ़ेंगे, बात पिछले करंट अफेयर में जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनकी करें तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिका की लुईस ग्लुक को दिया गया। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2 महिला वैज्ञानिकों को दिया गया, फ्रांस की इमैनुअल कारपेंटियर और अमेरिका की जेनिफर एडोडेना। वहीं जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया ब्लैक होल की से जुड़े हुए मुद्दे के लिए। ये दिया गया रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। और चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए ये 3 लोगों को दिया गया, अमेरिका के हार्वे जे अल्टर
और चार्ल्स एमराइस तथा ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन को, ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, इस बार भी मनाया गया और उद्देश्य यह है कि लोगों का जो रोजमर्रा का जीवन होता है, जो डेली की उनकी दिनचर्या होती है, उसमें डाक की क्या भूमिका है इसके बारे में, और जो समाज का सामाजिक और आर्थिक विकास होता है उसमें डाक की क्या योगदान है, इन्हीं सब के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस जो भारतीय डाक विभाग है इस अवसर पर राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाने की भी शुरुआत कर दी है इस बार से। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम की स्वदेश में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। काफी सारी मिसाइलें अभी हाल ही में इनके द्वारा परीक्षण किया गया है, उनमें से ये याद रखिएगा ये मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसका नाम है रुद्रम 1, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ है, इसने स्वदेश में निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 इसका सफल परीक्षण किया है। और यहाँ पर आप ये याद रखेंगे कि ये जो परीक्षण किया गया उड़ीसा में जो व्हीलर द्वीप है, जिसे अब हम किसके नाम से जानते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब्दुल कलाम द्वीप पर स्थित है। रेडिएशन निशाने पर इस मिसाइल ने अचूक निशाना लगाया है और यहीं पर इसका परीक्षण किया गया है। और रुद्रम मिसाइल जो है वो भारतीय वायुसेना के लिए किया गया एक शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र है, तो भारतीय वायुसेना की ये मिसाइल है। बात करेंगे डीआरडीओ की यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। मैंने आपको इनके बारे में बताया था। इनके कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी, 2020 तक का इनका कार्यकाल था और इनके कार्यकाल को 2 साल का एक्सटेंशन अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। मोटो क्या है इसका, वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। बात पिछले करंट अफेयर में डीआरडीओ से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो या स्मार्ट जिसे कहा है शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट का उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उसके अलावा अब्दुल कलाम द्वीप से ही परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल सौर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और डीआरडीओ ने ही अहमदनगर में एमबीटी अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अभ्यास नाम का एक तेज रफ्तार एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यान का भी सफल परीक्षण किया है। बात चौथे प्रश्न की होगी कि विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस ये एक संस्थान है और इसने संयुक्त रूप से किस राज्य में AMHUB इसकी स्थापना करेगा और इसकी स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये AMHUB क्या है इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और गाइडेंस ये दोनों मिलकर तमिलनाडु के अंदर AMHUB की स्थापना करेगा। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस तमिलनाडु राज्य की एक नोडल निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है, यानी कि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नोडल एजेंसी जो तमिलनाडु की है उसका नाम गाइडेंस है। और AMHUB का मतलब है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब और ये देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा और ये राज्य को सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और वस्त्र के क्षेत्रों में मदद करने का काम करेगा। बात तमिलनाडु की कर लेते हैं तो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है और इसकी राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री यहाँ के पलानीस्वामी है। राज्यपाल है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 235 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मुदुसलाई नेशनल पार्क है, गोइंदू नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मरीन मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी WS नेशनल पार्क है और मुगुरथी नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों की बात करें तो कल्लानी बांध है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। बात पिछले करंट अफेयर की अगर तमिलनाडु से करें तो तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री हैं पलानीस्वामी, उनके द्वारा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में M वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया गया था। 4 सितंबर के करंट अफेयर में मैंने आपको ये बताया था। बात 5वें प्रश्न की होगी कि वह पहली महिला कौन है जिन्हें हाल ही में युद्ध सेवा पदक दिया गया है और इस बार युद्ध सेवा पदक दिया गया है मिंटी अग्रवाल को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है।
डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मिंटी अग्रवाल, इनको एयरफोर्स डे कब मनाया गया था? कल ही मैंने आपको बताया था कि 8 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। तो इस एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है और इस पदक को प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। वायुसेना दिवस पर जो एयर चीफ मार्शल है आर.के.एस. भदौरिया, उन्होंने मिंटी अग्रवाल को यह पदक से सम्मानित किया। और जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उस कार्यवाही में स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इन्होंने ही डायरेक्शन दिए थे। जब आपने अगर वो केस सुना होगा अभिनंदन जी वाला, उसमें उनको यही गाइड कर रही थी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वायुसेना की। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम और वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। बात छठवें प्रश्न की होगी कि यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है? और ये मतदान किया है 60% की कटौती के लिए, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो यूरोपीय संघ की जो संसद है उसकी बैठक हुई थी और इसमें 1990 के स्तरों की तुलना में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 60% तक की कमी लाने के लिए जलवायु लक्ष्य को अद्यतन किया है, उसमें चेंज किया है। इससे पहले यूरोपीय संघ ने तय किया था कि वो 2030 तक 40% कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी, लेकिन उसको रिवाइज करके अब 60% कर दिया है। अगर दुनिया की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो चाइना है, ये आप याद रखेंगे। बात यूरोपीय संघ की करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जहां की राजधानी जो बेल्जियम की राजधानी है और सदस्य देशों की संख्या इसमें 27 है। बात सातवें प्रश्न की होगी कि भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कौन सा राज्य जो है या कौन सा स्थान प्रथम है? और प्रथम पर है सिंगरौली मध्य प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA, इसकी एक वार्षिक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड है उस गैस के उत्सर्जन में मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है उसका नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है और यहाँ पर NTPC के कई सारे कोयला से संबंधित थर्मल पावर प्लांट है और उसी की वजह से सबसे ज्यादा यहाँ पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का नेवेली और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का कोरबा है। भारत की बात करें तो भारत 5वें साल लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, पहले स्थान पर है। रूस इसके बाद भारत के बाद दूसरे स्थान पर आता है और चाइना नंबर 3 पर आता है। बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की SO2 की, तो ये जहरीली गैस है। प्रदूषक से स्ट्रोक यानी कि पक्षाघात, जिसे हम साधारण भाषा में लकवा कहते हैं, इसके अलावा हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर और अकाल मौत, इस प्रकार की चीजों का जोखिम बना रहता है। बात 8वें प्रश्न की होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो गोवा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल जल कनेक्शन मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बना है और गोवा में जल जीवन मिशन, जो भारत सरकार का जल जीवन मिशन है, उस मिशन के तहत 2.3 लाख जो ग्रामीण परिवार हैं, ग्रामीण घरों को पाइप से जलापूर्ति मिल गई है। और सरकार, जो भारत सरकार चाहती है जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक भारत के प्रत्येक गांव को पाइप से पानी उपलब्ध करवाया जाए। बात पिछले करंट अफेयर की करें, अगर हम गोवा से संबंधित, तो भारत का 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा IFFI, ये 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाना है और इसका आयोजन वर्चुअली होगा। मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये गोवा स्थित है और इसका जो गठन हुआ था 30 मई 1987 को हुआ था। राजधानी यहाँ की पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, बीजेपी की सरकार है। राज्यपाल यहाँ का जो है भगत सिंह कोश्यारी के पास प्रभार है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं। वहीं राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मोल नेशनल पार्क यहाँ पर है, भगवान महावीर वन्य जीवन अभयारण्य है। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि किस राज्य में ऑनलाइन ई संजीवनी OPD योजना की शुरुआत की गई है? और इसकी शुरुआत हुई है गुजरात में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उनके द्वारा 8 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अंदर ऑनलाइन ई संजीवनी OPD योजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है कि रोगी जो है वो अपने घरों में ही रहें और घरों से ही सामान्य बीमारियों के लिए चिकित्सा
सुविधा प्राप्त कर पाए। इससे अस्पतालों और जो ओपीडीज हैं उन पर अभी जो मरीजों की संख्या ज्यादा है वो कम होगी और उनका बोझ कम होगा। बात पिछले करंट अफेयर में गुजरात से संबंधित करें तो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के अंदर गुजरात को पहला स्थान मिला है। इसके अलावा गुजरात सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है और राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में सबसे बेहतर प्रदर्शन गुजरात का ही रहा है। इसके अलावा गुजरात राज्य ने राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति की भी घोषणा की है। मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये गुजरात स्थित है, भारत का पश्चिमी हिस्से में सबसे पश्चिमी राज्य है। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 182 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क यहाँ पर है। उसके अलावा ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बसंता नेशनल पार्क है और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। बात प्रमुख बांधों की करें तो यहाँ पर उकाई बांध है जो कि ताप्ती नदी पर है, धारोई बांध है जो कि साबरमती नदी पर है और सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है। बात 10वें प्रश्न की होगी कि किस राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की गई है और ये साझेदारी की है मेघालय राज्य के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मेघालय की सरकार ने अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ एक साझेदारी की है, समझौता किया है और केंद्र राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए काम करेगा। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है ये काम करने वाला है। बात मेघालय की करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए मेघालय स्थित है। इसकी एक तरफ तो नीचे की तरफ सीमा बांग्लादेश के साथ और बाकी सीमा जो है इसकी असम के साथ लगती है। 30 मई 1987 को गठन हुआ था। राज्य है इसकी शिलोंग है और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। वहीं राज्यपाल सत्यपाल मलिक है, ये पहले गोवा के राज्यपाल हुआ करते थे। वहां से इनको ट्रांसफर मेघालय किया गया। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीट है। वहीं राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो वॉल्फाक्रम नेशनल पार्क यहाँ पर है और नोकरेक नेशनल पार्क यहाँ पर है। बात करेंगे आज के हमारे सवाल की, क्योंकि हमारा करंट अफेयर का सेशन यहीं तक था। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर है शेखर कपूर। लेकिन बहुत से लोग गलती से परेश रावल इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। देखिए परेश रावल जो है उनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान है इसके अध्यक्ष के रूप में शेखर कपूर बनाए गए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बहुत बधाई। अब आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का सवाल हमारा है कि किस भारतीय अभिनेता को यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इनमें से किस अभिनेता को किया गया है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय